फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है डेवलपमेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग के डेवलपमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम फ्रॉग में एग की टाइप क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जाइगोट के बारे में, देन क्लीवेज टाइप, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुलेशन। यानी आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक कहां तक कवर होगा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस तक कवर होगा। तो हम शुरुआत करते हैं कहां से, सबसे पहले एग से। जो फ्रॉग का एग होता है वो योग की मात्रा के आधार पर और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किस प्रकार का होता है, मीजोलिशिथियल एंड टीलोलिशिथियल, यानी मध्य पीतकी और पीतक एक साइड में है ना। तो मीजोलिशिथियल एंड टीलोलिशिथियल ये एग की संरचना बताई है। तो यहाँ पर जैसे जिस साइड में न्यूक्लियस वाला पार्ट है, वो वाली साइड क्या है, वो वाली साइड एक्टिव साइट है इसकी, एनिमल पोल है ना। और जो जहाँ योग वाला पार्ट है वो क्या है, वेजिटल पोल। तो ये क्या है, मीजोलिशिथियल एंड टीलोलिशिथियल एग। अब हम लेते हैं फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस में सामान्यतः एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ हम देखें फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, स्पर्म जो एग के पास में आएगा उसकी एंट्री यानी उसका पेनिट्रेशन कौन से वाले भाग पर होगा, एनिमल पोल की तरफ से, सक्रिय ध्रुव की तरफ से, एनिमल पोल की तरफ से होगा। जैसे यहाँ पर ये बताया है, ये स्पर्म यहाँ एंटर हो रहा है तो ये एनिमल पोल है। तो जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा वैसे ही एग क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिव सक्रिय हो जाएगा और इसके अंदर भी कई जो है चेंजेस होंगे। और उन चेंजेस में से एक चेंज क्या है, जैसे ही स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा तो इसके ये जो एनिमल पोल की साइड से थोड़ा सा रोटेशन होगा पिगमेंट्स का, और यहाँ पर एनिमल और वेजिटल पोल के मध्य वाले भाग में, यहाँ आप देखें एनिमल और वेजिटल पोल के लगभग मध्य वाले भाग में यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा ग्रे क्रिसेंट का, ठीक है। इसका जो योग वाला पार्ट है वो लगभग व्हाइट कलर का होता है और जो एनिमल पोल वाला पार्ट होता है वो पिगमेंटेड पार्ट होता है। तो पिगमेंट जो है वो थोड़ा सा किस तरफ होंगे, मूवमेंट होकर के जो वेजिटल पोल की तरफ जाएंगे और यहाँ पर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, अर्धचंद्राकार आकृति का बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया जो पार्टीशन कर देता है लगभग एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच में। तो ये कहलाता है ग्रे क्रिसेंट। और जैसे ही स्पर्म इसमें पेनिट्रेट करेगा वैसे ही अब ये जो जाइगोट बन रहा है इसके अंदर डॉर्सल साइड कौन सी होगी, वेंट्रल साइड कौन सी होगी, एंटीरियर साइड कौन सी होगी और पोस्टीरियर साइड कौन सी होगी, डिसाइड हो गया। तो जहां से स्पर्म एंटर करता है वो साइड अब एनिमल की क्या बनेगी, एंटीरियर साइड बनेगी। तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड क्या बनेगी, उसकी पोस्टीरियर साइड बनेगी। एनिमल पोल की साइड क्या बनेगी, डॉर्सल साइड बनेगी, और वेजिटल पोल की साइड क्या बनेगा, वेंट्रल साइड बनेगी। तो जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा उसकी पोजीशन के आधार पर एनिमल का एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सो वेंट्रल साइड जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है। और एनिमल की जो बायलेटरल सिमेट्री है वो भी उसके साथ ही फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें ये एंटीरियर साइड, यहाँ से जहाँ से स्पर्म एंटर किया एंटीरियर बन गया, इसके ऑपोजिट पोस्टीरियर, एनिमल पोल की साइड में डॉर्सल और वेजिटल पोल की साइड में जो है वेंट्रल साइड, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन है। अब यहाँ सेंटर में क्या बन गया है, ये ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो ग्रे क्रिसेंट वाला जो पार्ट है यहाँ जो इसके ऑपोजिट में है, यहाँ पर ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होगा इस वाले भाग में, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया। अब हम लेते हैं, ये हो गया टाइप ऑफ एग एंड फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस, जिसके कारण डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और कहां पर जो मूवमेंट होना है सेल का, कहां ब्लास्टोपोर बनना शुरू होना है, ब्लास्टोपोर बनेगा, वो डिसाइड हो गया। जाइगोट बनने के तुरंत बाद क्या शुरू हो जाता है, क्लीवेज, विदलन वाली प्रक्रिया। तो हम यहाँ पर लेते हैं विदलन जो है वो किस प्रकार से इसमें होगा। फर्स्ट क्लीवेज आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्लीवेज मेरिडायनल होता है। मेरिडायनल का मतलब क्या है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की साइड क्लीवेज फरो बनेगी,
जो सेंटर वाले पॉइंट से होकर के जा रही है। तो यहाँ आप देखें एनिमल पोल से वेजिटल पोल की साइड में फरो बन रही है जो कहाँ पर सेंटर पॉइंट से होकर के जा रही है। तो जब फर्स्ट डिवीजन कैसा है, मेरीडायनल। मेरीडायनल फर्स्ट डिवीजन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इतने में ही सेकंड क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड का क्लीवेज डिवीजन कहाँ होगा, वो भी मेरीडायनल। दो मतलब मेरीडायनल है लेकिन फर्स्ट क्लीवेज के 90 डिग्री पर है। जैसे ये फर्स्ट क्लीवेज है एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ सेंटर वाले पॉइंट से जा रहा है मेरीडायनल। सेकंड क्या होगा, वो भी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होगा, सेंटर पॉइंट से ही जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट के क्या है 90 डिग्री पर से वो क्लीवेज फरो बनेगी। तो जिसके परिणाम स्वरूप 4 ब्लास्टोमियर बन गए। ठीक है, 2 ब्लास्टोमियर डॉर्सल साइड के हो जाएंगे, 2 ब्लास्टोमियर वेंट्रल साइड के, ये 4 ब्लास्टोमियर बन गए। अब थर्ड क्लीवेज कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, अब ये इस तरह से यहां से ये लाइन जाएगी, क्लीवेज फरो कहां से जाएगी, ये तो था मेरीडायनल यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ। अब कहां से होगा, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच में से, लेकिन ये सेंटर पॉइंट से नहीं जा रही है, सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर की साइड यानी एनिमल पोल की तरफ, क्योंकि इस तरफ क्या है योग है, तो यहाँ नहीं होकर के थोड़ा सा एनिमल पोल की साइड से जो है ये फरो जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 4 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 8 ब्लास्टोमियर बनेंगे। लेकिन ये जो फरो है जो हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा सा एनिमल पोल की साइड में है, जिसके परिणाम स्वरूप जो 8 सेल्स बने हैं उनमें से एनिमल पोल की साइड के जो 4 सेल हैं वो साइज में छोटे होंगे, वेजिटल पोल की साइड के जो 4 ब्लास्टोमियर्स है वो बड़े होंगे। तो इन्हें हम कहेंगे छोटे सेल्स क्या कहलाएंगे, माइक्रोमियर्स, और बड़े सेल्स जो वेजिटल पोल की साइड है क्या कहलाएंगे, मैक्रोमियर। थर्ड क्लीवेज के बाद में हम आते हैं फोर्थ क्लीवेज। फोर्थ क्लीवेज कैसी होगी, वर्टिकल यानी वापस एनिमल पोल से वेजिटल पोल की साइड में, लेकिन सेंटर पॉइंट से नहीं जा रही है। तो सेंटर पॉइंट से नहीं जा रही है तो क्या है, वर्टिकल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज फरो, यानी फर्स्ट इस तरह से थी ऊपर से नीचे, सेकंड इसके 90 डिग्री पर थी, तो फर्स्ट और सेकंड जो क्लीवेज थी उनके बीच में से वर्टिकल है, पर यह सेंटर पॉइंट से नहीं जा रही है। तो जिसके परिणाम स्वरूप अब 8 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 16। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लीवेज है फिफ्थ क्लीवेज, वो होंगे 2 वर्टिकल क्लीवेज एक साथ होंगी, 2 वर्टिकल क्लीवेज यानी वापस एनिमल पोल से वेजिटल पोल, दो वर्टिकल नहीं या 2 हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए था, 2 हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होंगी, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होंगी। लेकिन ये जो है ये कहां पर है, ये जो फर्स्ट वाली थी इसके दोनों साइड से, तो जिसके परिणाम यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख लें, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज। लेकिन जो ये थर्ड जो क्लीवेज थी हॉरिजॉन्टल, इसके दोनों साइड से, तो जिसके परिणाम स्वरूप अब 16 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बन गई, 32 कोशिकाएं। और 32 कोशिकाओं में से जो एनिमल पोल की साइड की जो सेल्स हैं वो छोटी हैं, वो माइक्रोमियर कहलाएंगी, और वेजिटल पोल की साइड की क्या कहलाएंगी, मेगामियर कहलाएंगी या मैक्रोमियर। तो हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट क्लीवेज क्या है, मेरीडायनल, सेकंड क्लीवेज क्या है, मेरीडायनल पर फर्स्ट के 90 डिग्री पर, थर्ड क्लीवेज कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लेकिन थोड़ी सी एनिमल पोल की साइड में, जिसके कारण से अनइक्वल सेल्स बनेंगे, ऊपर के सेल छोटे होंगे, नीचे के सेल्स बड़े होंगे। फोर्थ क्लीवेज कौन सी है, वर्टिकल है यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, लेकिन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज फरो, फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज फरो के बीच में, ये जैसे है ना फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज फरो के बीच में है, तो 16 कोशिका अवस्था हो गई। और जो फिफ्थ क्लीवेज है उसमें 2 हॉरिजॉन्टल क्लीवेज एक साथ होंगी, लेकिन जो ये थर्ड वाली थी इसके ऊपर और नीचे की साइड से, जिसके परिणाम स्वरूप कितनी कोशिका अवस्था होगी, 32 कोशिका अवस्था की संरचना बन गई। अब ये 32 कोशिका अवस्था की संरचना कुछ वैज्ञानिक इस कहते हैं कि पहले मॉड्यूला बना है और उसके बाद में उसमें बीच में एक कैविटी फॉर्म होगी, तो जो कैविटी फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील बनने के बाद में इसको क्या कह देंगे, ब्लास्टुला। तो ये हो गया क्लीवेज। फिर हम लेते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला किस टाइप का है, फ्रॉग के अंदर जो ब्लास्टुला है उसका टाइप कौन सा है, एम्फी ब्लास्टुला। एम्फी का मतलब क्या होता है, उभय,
उभय मतलब दो टाइप का। तो यहाँ पर क्योंकि सेल्स माइक्रोमियर्स दो टाइप की बनी है, क्योंकि ये ब्लास्टोमियर दो टाइप की बनी है, माइक्रोमियर और मेगामियर या मैक्रोमियर। तो यहाँ देखिए आप, ये छोटी छोटी सेल्स है, ये क्या है, माइक्रोमियर, जो कौन सी साइड में है, एनिमल पोल की साइड में है। और ये बड़ी साइज की सेल है जो कौन सी साइड में है, वेजिटल पोल की साइड में, क्योंकि योग है। तो योग होने के कारण यहाँ पर जो क्लीवेज की दर है वो स्लो होती है, और एनिमल पोल की साइड में योग नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है क्लीवेज की दर फास्ट होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ ज्यादा बनते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा बनेंगे और छोटी साइज के सेल्स बनेंगे माइक्रोमियर। और यहाँ बीच में एनिमल पोल की साइड में ही एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, और ये कैविटी कहलाती है ब्लास्टोसील। ये कैविटी क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या है, ब्लास्टुला, जो किस प्रकार का है, एम्फीब्लास्टुला, क्योंकि दो टाइप की सेल्स इसमें है। एनिमल पोल की साइड में माइक्रोमियर्स हैं, वेजिटल पोल की साइड में मैक्रोमियर्स हैं। माइक्रोमियर साइज में छोटे हैं, संख्या में ज्यादा है, और मैक्रोमियर साइज में बड़े हैं, संख्या में कम है, वेजिटल पोल की साइड में है। एनिमल पोल की साइड में एक कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये जर्म रिंग लिखा हुआ है, तो जर्म रिंग कौन सी साइड में है, ये जंक्शन जहां पर है ये एनिमल पोल और वेजिटल पोल यानी माइक्रोमियर और मैक्रोमियर के बीच में यहाँ, तो यहाँ पर जो है जर्म रिंग है। तो यहाँ जो है, यहाँ से सेल्स का अब मूवमेंट शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद में क्या आता है, गेस्टुला। गेस्टुला यानी गेस्टुलेशन प्रोसेस होगा। तो गेस्टुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, अब ये जो मैक्रोमियर और मैक्रोमियर सेल्स हैं, यानी जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इन ब्लास्टोमियर्स में फॉर्मेटिव मूवमेंट यानी लेयर फॉर्म होंगी, या मॉर्फोजेनिक मूवमेंट यानी संरचनात्मक जो है चेंजेस आएंगे, गतियां होंगी इन सेल्स में, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर में, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जर्म लेयर बनेंगी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी ब्लास्टुला से गेस्टुला का फॉर्मेशन होगा। तो 3 जर्म लेयर बनेंगी इन माइक्रोमियर और मैक्रोमियर की सहायता से। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गेस्टुलेशन। फॉर्मेटिव मूवमेंट या मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म 3 जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर की जो संरचना इसमें बनेगी उसको गेस्टुला कहेंगे, और प्रोसेस को क्या कहेंगे, गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन जो प्रोसेस है, इसे मुख्य रूप से 2 टाइप में बांटते हैं हम, इपिबोली एंड इम्बोली। इपिबोली का मतलब है जो एपिडर्मिस बनाना है, एपिडर्मिस मतलब आउटर जो लेयर है। तो आउटर लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म है, सबसे बाहर की जो लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म। यानी इपिबोली मतलब एक्टोडर्म का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन। और इम्बोली मतलब अंदर की जो लेयर है, यानी पहले क्या बनेगा, एंडोडर्म, उसके बाद में बनेगी मेसोडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म इज नोन एज इम्बोली। सेल्स का अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, सेल्स का अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो पहले बनेगी क्या, एंडोडर्म, बाद में बनेगी मेसोडर्म। तो यहाँ पर फ्रॉग के केस में जो प्रोसेस है वो हम लेकर चलते हैं कि इपिबोली में क्या हो रहा है। इपिबोली में यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये माइक्रोमियर की संख्या ज्यादा है, माइक्रोमियर साइज में छोटे हैं, तो ये गति कर सकते हैं, जबकि जो मैक्रोमियर है ये साइज में बड़े हैं, तो ये गति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो माइक्रोमियर के सेल्स हैं वो यहाँ से गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए पूरा इसके बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे, मैक्रोमियर को घेर लेंगे। मैक्रोमियर को क्या कर लेंगे, घेरते हुए बाहर की तरफ से मूवमेंट करेंगे। डिवाइड होते जा रहे हैं, संख्या में अधिक होते जा रहे हैं, और ये मूवमेंट करके मैक्रोमियर्स को ऊपर से घेरते जाएंगे, यानी पूरा उसके ऊपर एक आवरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आवरण बना लेंगे। तो इस तरह से ये बना लेंगे एक्टोडर्म। यहाँ जैसे शो किया गया है, ये माइक्रोमियर है, डिवाइड होते जा रहे हैं, और ये साइड में ऊपर से जो है इसको बाहर से सराउंड करते हुए दोनों साइड में, और जो है इसको ऊपर से पूरा कवर कर लेते हैं। तो ये सबसे बाहर की लेयर बन जाती है एक्टोडर्म। लेकिन जहां पर ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ इस वाले पॉइंट पर, या जहां जर्म रिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पर आकर के जो है यहाँ पर एक स्पेस रह जाती है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर अब आगे के मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जो है इस तरह से पहले हम केवल इसमें पढ़ लें कि माइक्रोमियर्स जो है, क्योंकि वो छोटे हैं साइज में, उसमें क्लीवेज हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अभी रेट ऑफ क्लीवेज स्लो हो गया, फिर भी हो रहा है, और वो सारे सेल्स मूवमेंट करके जो मैक्रोमियर है उसको सराउंड कर लेंगे बाहर की तरफ से, और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्रोमियर्स अंदर है, ये एंडोडर्म बनाएंगे बाद में। तो ये हो गया इपिबोली। अब हम लेते हैं इम्बोली में। इसमें कौन कौन से स्टेप है फ्रॉग में? तो इम्बोली के अंदर हमें 4 स्टेप्स इसमें लिखने हैं। पहला है इन्वेजिनेशन, दूसरा है फॉलोड बाय इन्वॉल्यूशन, उसके बाद होगा रोटेशन, और उसके बाद होगा कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स जो है ये फ्रॉग के डेवलपमेंट के टाइम पर इम्बोली में होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या बताया था? अंदर की तरफ मूवमेंट। जैसे एक बैलून है, तो उस बैलून में अगर हम एक साइड से उंगली अंदर डालते हैं तो वो वाली साइड अंदर की तरफ जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन, अंदर की तरफ फोल्ड होना। तो यहाँ आप देखें, जहां पर एनिमल पोल और वेजिटल पोल का जंक्शन था ग्रे क्रिसेंट वाली साइड में, तो यहाँ पर जो है, यहां से सेल्स अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे। तो यहां से सेल्स अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे। यहाँ एक गर्त बन गई, इस तरह से गर्त बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? इन्वेजिनेशन। क्या कहलाएगा ये? इन्वेजिनेशन। यहाँ पर आप देखें और क्लियर है, ये इन्वेजिनेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो ये इन्वेजिनेशन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? जो मैक्रोमियर वाली सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं? मैक्रोमियर वाली जो सेल्स हैं उनकी शेप चेंज होगी। उसमें अंदर की तरफ एक जो है कुछ प्रेशर है जो उसको ब्लास्टोसिल की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैक्रोमियर वाली सेल्स हैं वो ब्लास्टोसिल की तरफ एक खिंचाव महसूस करती हैं, जिसके कारण इनकी जो शेप है वो चेंज होगी। वो बॉटल शेप के हो जाएंगे या फ्लास्क शेप के हो जाएंगे। तो ये अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे यहाँ एक कैविटी फॉर्म होगी, और ये जो कैविटी है ये क्या कहलाएगी? आर्केंट्रॉन, आद्यांत्र। यानी ये वो भाग है जहां आगे से चलकर एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ओपनिंग है अभी, ये क्या कहलाती है? ब्लास्टोपोर। क्या कहलाती है? ब्लास्टोपोर। अब जैसे हम जानते हैं कि ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होगा या ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होगा। तो अब इसमें फ्रॉग के केस में इकाइनोडर्मेटा और सभी कॉर्डेट्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे एनस फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमा। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमा। यानी ब्लास्टोपोर से अंततः किसका निर्माण होगा? एनस का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये आर्केंट्रॉन वाली कैविटी अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो रहा है ना। साथ साथ में आप देखें यहाँ पर जो माइक्रोमियर सेल्स थे जो ये ऊपर की साइड में, यहाँ ऊपर की साइड में यहाँ पर डिवाइड होकर यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये पार्ट इसका कहलाता है डॉर्सल लिप। क्या कहलाता है इसका ये पार्ट? डॉर्सल लिप। तो यहाँ पर माइक्रोमियर के भी सेल्स जो है, जब इन्वेजिनेशन हो गया, इन्वेजिनेशन यानी मैक्रोमियर्स जो है वो अंदर की तरफ बॉटल शेप के या फ्लास्क शेप के हुए ब्लास्टोसिल की साइड में खिंचाव महसूस करते हैं, जिससे ये कैविटी बन रही है जिसको आर्केंट्रॉन कह रहे हैं। तो उसके बाद में जस्ट बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्वॉल्यूशन। क्या होता है? इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है लुढ़कना, रोलिंग ऑफ सेल्स। तो यहाँ जो माइक्रोमियर के सेल्स जो इकट्ठे हुए हैं डॉर्सल लिप में, वो डॉर्सल लिप में से यहाँ पर वो सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे। यहाँ आर्केंट्रॉन में देखो आप, यहाँ छत की साइड में ये यहाँ इसकी तरफ मूवमेंट शुरू करेंगे माइक्रोमियर के सेल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्वॉल्यूशन, रोलिंग ऑफ सेल्स। क्या हो जाएगा? रोलिंग ऑफ सेल्स। जैसे जैसे इन्वेजिनेशन और इन्वॉल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे आर्केंट्रॉन कैविटी बढ़ती जाएगी, सेल्स इसमें जुड़ते जाएंगे और ये कैविटी बढ़ती जाएगी, ये बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे ये कैविटी बड़ी होती जाएगी, जो ब्लास्टोसील है ये संकीर्ण होती जाएगी। ये कैविटी बढ़ रही है और ब्लास्टोसील क्या हो रही है? संकीर्ण हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्केंट्रॉन कैविटी बड़ी होती जाएगी
और ब्लास्टोसील जो है ये संकीर्ण होती जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें इसका ये जो डॉर्सल वाला पार्ट है, ये जो डॉर्सल वाला पार्ट है, इस डॉर्सल वाले पार्ट में डॉर्सल एक्टोडर्म, यानी ये वो पार्ट है जहां पर एक्टोडर्म से किसका फॉर्मेशन होगा, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, है ना, और एपिडर्मिस का, नर्वस सिस्टम और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होगा। तो कॉर्डेट्स के अंदर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल ट्यूबुलर यानी डॉर्सल साइड में। तो यहाँ डॉर्सल साइड में जो एक्टोडर्म वाली सेल्स हैं, यहाँ मेंशन कर रखा है एपिडर्मिस एंड न्यूरल प्लेट वाली सेल्स हैं, जो आगे चलकर यहाँ पर न्यूरल प्लेट वाली सेल्स होंगी यहाँ डॉर्सल वाले पार्ट में, ये डॉर्सल एक्टोडर्म है ना। और यहाँ पर आर्केट्रॉन की जो अंदर की जो लेयर है, आर्केट्रॉन क्या बनाएगी, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में इज लाइंड बाय एंडोडर्म, अंदर की तरफ की उसको लाइनिंग क्या है, एंडोडर्म। तो आर्केट्रॉन में ये जो अंदर की जो लेयर है जो किससे बनी है, मैक्रोमियर से बनी है, वो मैक्रोमियर से जो लेयर बनी है वो बन जाएगी एंडोडर्म। क्या बन जाएगी वो, एंडोडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, एक्टोडर्म हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म हो गया। बाद में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। तो बाद में फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म कैसे होगा, यहां से ही कुछ माइक्रोमियर वाली सेल्स जो हैं वो इन दोनों के बीच में यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लेयर फॉर्मेशन शुरू होगी। तो ये लेयर क्या बन जाएगी, मेसोडर्म। क्या बनेगी ये, मेसोडर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है आर्केट्रॉन कैविटी बढ़ती जा रही है। एक्टोडर्म बन गई, एंडोडर्म, ये आर्केट्रॉन के ये अंदर वाली लाइन एंडोडर्म है जो मैक्रोमियर से बनी है, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, मेसोडर्म। क्या बन जाएगी, मेसोडर्म फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर आप देखें आर्केट्रॉन के छत वाले भाग पर, या हम कहें डॉर्सल साइड में, कहां पर, डॉर्सल साइड में, जहां पर इसके जस्ट ऊपर क्या बनेगा, न्यूरल ट्यूब बन रही है, बनेगी ना, भावी न्यूरल ट्यूब बनेगी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो मेसोडर्म वाली सेल्स हैं, जो मेसोडर्म वाली सेल्स हैं जो आगे चलकर नोटोकॉर्ड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, नोटोकॉर्ड। वो आर्केट्रॉन की छत वाले भाग में बाहर की तरफ जो है सेल्स इकट्ठी हुई है वो है मेसोडर्म वाली, और वो आगे चलकर क्या बनाएंगी, नोटोकॉर्ड बनाएंगी। तो यहाँ पर, यहाँ मेंशन कर रखा है इतनी दूरी में, यहाँ पर क्या है, कॉर्डोमेसोडर्म, यानी मेसोडर्म की वो सेल्स जो भविष्य में चलकर नोटोकॉर्ड बनाएंगी। कॉर्डेट का सेकंड कैरेक्टर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, डॉर्सल साइड में आर्केट्रॉन के छत वाले भाग में ऊपर की साइड में कॉर्डोमेसोडर्म वाली सेल्स हैं जो नोटोकॉर्ड बनाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं ये डॉर्सल लिप से जैसे जैसे सेल्स अंदर आती जा रही हैं, तो यहाँ नीचे की साइड में, यहाँ हम ये वाला डायग्राम ले लेते हैं, आर्केट्रॉन बड़ी होती जा रही है। एक्टोडर्म में, मिड डॉर्सल में न्यूरल प्लेट वाली सेल्स आ गई। आर्केट्रॉन में न्यूरल प्लेट के जस्ट नीचे छत वाला जो पार्ट है, यहाँ पर नोटोकॉर्डल सेल्स आ गई हैं, है ना। ये डॉर्सल लिप है जहां से ये सेल्स अंदर एंटर कर रही हैं, और यहाँ इस साइड में ब्लास्टोकोर के नीचे की साइड में यहाँ पर जो है योग प्लग फॉर्मेशन होगा। यानी जैसे जैसे ये सेल्स का मूवमेंट हो रहा है, तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे वैसे योग सेल्स जो है वो बाहर की तरफ आएगी, और योग सेल्स में जो द्रव है वो बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ एक प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। उसका जो द्रव बाहर की तरफ आ रहा है तो उससे बन जाएगा योग प्लग। योग प्लग के जस्ट नीचे यहाँ पर है वेंट्रल लिप वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है, वेंट्रल लिप वाला पार्ट है, और यहाँ पर ये वेंट्रल मेसोडर्म वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन क्लियर है। अब हम थर्ड लेते हैं रोटेशन। इन्वेजिनेशन मतलब इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, इन्वोल्यूशन मतलब रोलिंग। तो इन्वेजिनेशन तो किसका हुआ है, मैक्रोमियर्स का। ठीक है, और इन्वोल्यूशन किसका हुआ है, माइक्रोमियर्स जो अंदर की तरफ क्या बनाएंगी, मेसोडर्म वाली लेयर बनाएंगी, है ना। अब रोटेशन का मतलब क्या है, अब ये सारे के सारा जो एम्ब्रियो है इसके बाहर की तरफ जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, व्हाइटलिंग मेम्ब्रेन है ना। तो व्हाइटलिंग मेम्ब्रेन के अंदर जो भ्रूण है उस भ्रूण का पूरे का मूवमेंट होगा। तो उसका पूरा मूवमेंट कैसे होगा, व्हाइटलिंग मेम्ब्रेन के अंदर एम्ब्रियो रोटेट करता है, वर्टिकल एक्सिस के 90 डिग्री पर रोटेशन हो जाता है।
का मतलब क्या है इसमें, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर जो अभी कहां पर थी, पोस्टीरियर वाले भाग में थी। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर आर्केंट्रॉन और ये 90 डिग्री के एंगल के मूवमेंट होने के कारण ब्लास्टोपोर अब आ जाएगी कौन से वाले भाग में, वेजिटल पोल की साइड में। कहां पर आ जाएगी, वेजिटल पोल की साइड में और वेंट्रल साइड में, क्योंकि ब्लास्टोपोर से इसमें किसका निर्माण होना है, एनस का निर्माण होना है। तो ये रोटेशन, यानी वाइटलिन मेम्ब्रेन के अंदर जो भ्रूण है उस भ्रूण का वर्टिकल एक्सिस पर 90 डिग्री पर रोटेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोपोर की पोजीशन चेंज हो गई है। ब्लास्टोपोर जो अभी यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में है वो रोटेट होकर कहां पर आ जाएगी, वेंट्रल साइड में, क्योंकि वहां से अब इसका क्या निर्माण होना है, एनस का निर्माण हो रहा है। तो ये हो जाएगा रोटेशन। रोटेशन के बाद में स्टेप आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, किसी विशेष प्रकार की जो संरचना बनानी है सेल्स को, उसके लिए जो भी सेल्स हैं जहां पर भी हैं वो सब वहां से माइग्रेट होकर उस एक विशेष स्थान पर पहुंचती हैं। तो यहाँ पर विशेष क्या बनेगा इसमें, मीजोडर्म वाली सेल्स, क्योंकि उसको कहां से आना है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लेयर बननी है। तो मीजोडर्म बनाने वाली सेल्स जो अभी एंडोडर्म वाले भाग में है और एक्टोडर्म वाले भाग में है, तो वहां से रोटेट करके सेंटर वाले पॉइंट में आ जाएंगी, लेयर में आ जाएंगी। तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस। इसी तरह से न्यूरो एक्टोडर्म, यानी जो न्यूरल प्लेट बनानी है उसके लिए जो एक्टोडर्म वाली सेल्स हैं वो मूवमेंट करके कहां पर आ जाएंगी, वो मूवमेंट करके जो है आर्केंट्रॉन के ये डॉर्सल वाले भाग में, कहां पर आ जाएंगे, डॉर्सल वाले भाग में। तो ये क्या है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब सेल्स को जो पर्टिकुलर पार्ट बनाना है उसके लिए सेल्स जहां पर भी हैं वहां से मूवमेंट करके एक विशेष स्थान पर आ रही हैं। तो इसमें कन्वर्जेंस में क्या है, मीजोडर्म फॉर्मेशन होगा इसके कारण, और न्यूरल एक्टोडर्म, यानी वो एक्टोडर्म सेल्स जिनको न्यूरल प्लेट बनानी है वो आ जाएंगी मिड डॉर्सल वाले भाग पर मूवमेंट करके। तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंस। इस तरह से हमें गेस्टुलेशन के प्रोसेस में एपिबोली को समझाना है। एपिबोली में माइक्रोमियर के द्वारा कैसे एक्टोडर्म बना। इम्बोली के अंदर पहले हम एंडोडर्म फॉर्मेशन बताएंगे। एंडोडर्म फॉर्मेशन के लिए इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन प्रोसेस होगा। देन रोटेशन वाला प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोपोर की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, आर्केंट्रॉन की पोजीशन और ब्लास्टोपोर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और कन्वर्जेंस जिसके अंदर जो है हमें मीजोडर्म लेयर फॉर्मेशन और एक्टोडर्म वाली सेल्स जो जिसको न्यूरल प्लेट बनाना है उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ पर देखें, इसी चीज को यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया है। माइक्रोमियर वाली सेल्स एपिबोली के द्वारा एक्टोडर्म फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, एक्टोडर्म फॉर्म कर रही है। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेटेड माइक्रोमियर्स, इन्वेजिनेशन एक तो मैक्रोमियर्स का तो हो ही रहा है जो बॉटल शेप में हो रही है और अंदर की तरफ ब्लास्टोसिल की तरफ खिंचाव महसूस कर रही है। उसके साथ साथ में जो माइक्रोमियर जो डॉर्सल लिप में यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए थे वो भी अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इन्वेजिनेटेड माइक्रोमियर्स जो है वो मूव करके ये जो आर्केंट्रॉन की कैविटी है इसके रूफ वाले भाग पर यानी छत वाले भाग पर आ जाएंगे, और इसके छत वाले भाग पर आने के बाद में यहाँ वो वाले सेल्स आएंगे माइक्रोमियर के जिनको आगे क्या बनाना है, कॉर्डोमीजोडर्म। कॉर्डोमीजोडर्म यानी मीजोडर्म जो नोटोकॉर्ड बनाएगी, जो किसके नीचे है, न्यूरल प्लेट के जस्ट नीचे बनना है। तो ये जो है इन्वेजिनेटेड जो माइक्रोमियर के जो सेल्स इन्वेजिनेट हुए हैं ये कहां पर आ जाते हैं, आर्केंट्रॉन के छत वाले भाग पर, डॉर्सल साइड पर आ जाते हैं, तो जिससे कॉर्डोमीजोडर्म सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर ये जो माइक्रोमियर सेल्स हैं इसमें दोनों प्रकार के सेल्स हैं, मीजोमियर और एंडो, मीजोडर्म और एंडोडर्म दोनों सेल्स हैं। मेगामियर्स जो हैं इनका जो मूवमेंट हो रहा है इन्वेजिनेशन के दौरान, इनका जो मूवमेंट हो रहा है ये बनाती है आर्केंट्रॉन का फ्लोर वाला पार्ट, आधार वाला पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है वो किसकी है, एंडोडर्म की। तो मेगामियर क्या बना रही है, आर्केंट्रॉन का फ्लोर वाला भाग जो एंडोडर्म वाली लेयर बनाएगा। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे योक एंडोडर्म। अब योक एंडोडर्म फिर क्या है, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें इसके अंदर डेवलपमेंट इन फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज, देन ब्लास्टुला का टाइप, देन गेस्टुलेशन की प्रोसेस, तो इतना हम इसके अंदर जो है
डिस्क्राइब किया है मैंने यूट्यूब में। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हम लेंगे गैस्ट्रुलेशन के बाद में न्यूरुलेशन, न्यूरुलेशन के बाद में नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नोटोजेनेसिस, और नोटोजेनेसिस के बाद में फिर हम डिस्क्राइब करेंगे किसके बारे में, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस तक है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।